हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। पॉलिटिकल थॉट वाले सीरीज में 25 प्रश्नों का सेट लेकर के फिर हम आ जाए हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न जो 76 नंबर पे है। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है। जो रॉल्स हैं उनका जो सिद्धांत है में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है। तो देखिए ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है व्यक्ति से, समाज से, राज्य से और राष्ट्र से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्यक्ति से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्नलिखित में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? ध्यान रहे, कार्ल मार्क्स जो मार्क्सवाद के संस्थापक हैं, निम्नलिखित में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? देखिए यहाँ पर देखिए औपचारिक नागरिक थे, अनौपचारिक नागरिक नहीं। तो ये जो हमारा उत्तर हो जाएगा जर्मनी, तत्कालीन प्रसा, फ्रांस, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम होता है इसका, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो उस समय का तत्कालीन प्रसा था उसी को जो जर्मनी में है, तो जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। देखिए ये कथन है एक कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे, यानी कि अंग्रेज के जो जनता है वो लोग ये सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल का, टी.एच. ग्रीन का, लॉक का या रूसो का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो का, क्योंकि रूसो ने इस तरीके से कहा था कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन है रूसो का। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, उपपशुवत और अल्प है? ये किसका कथन है? देखिए एकाकी जीवन का मतलब वो व्यक्ति जो एकांत में रहते थे, क्षुद्र थे, घिनौना काम करते थे, पशु की तरीके से रहते थे, और उनका जीवन काल जो है बहुत अल्प था, यानी कि कभी भी उनका जीवन समाप्त हो सकता है। तो जो इसका आंसर है, देखिए दिया है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉब्स। देखिए हॉब्स जो है समझौतावादी सिद्धांतवाद, ये हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों समझौतावादी सिद्धांत है। लेकिन जो हॉब्स है ये बोलता है कि मानव जो उस समय का मानवीय अवस्था था, प्राकृतिक अवस्था था, उसको भयावह बताया है, और भयावह में जो रहते थे वो मानव, वो क्षुद्र थे, घिनौने थे, पशु के समान थे, क्रूर थे, हत्यारे थे, उनमें दया की भावनाएं नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके के विचार हॉब्स ने दिया है, क्योंकि हॉब्स को माना जाता है कि भय और वह दोनों जुड़वा भाई हैं। और इंग्लैंड में जो गृह युद्ध की स्थिति थी, वहाँ पे युद्ध जैसा चल रहा था, दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध के समय में हॉब्स का जन्म हुआ था। और इसलिए कहा जाता है कि हॉब्स युद्ध के समय भय में जन्मा। हॉब्स हमेशा भय से ग्रस्त रहा, और वो खुद अपने मुख से बोला है कि मैं और भय दोनों जुड़वे भाई हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ? देखिए पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति का जो प्रयोग हुआ है वो किस विचारक के लेखन में हुआ है? देखिए यहाँ पे लिखा है सुकरात, प्लेटो, हीगल और मार्क्स। द्वंद्वात्मक का प्रयोग जो है ये किस में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ने ही अपने ग्रंथ में पहली बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। द्वंद्वात्मक मतलब वाद विवाद, ये द्वंद्वात्मक का मतलब होता है वाद विवाद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसके द्वारा लिखा गया है? ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्सी है, हन्ना आरेंट है, मैरी वुllस्टोनक्रॉफ्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस फैनन। अगला प्रश्न है, देखिए हीगल के राज्य सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में कौन से सही है? देखिए ये लिखा है, जो हीगल है इसके राज्य के सिद्धांत की जो विशेषता दिया है उनमें से विशेषताओं में से कौन सी विशेषता है जो सही है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विशेषता को सही बताना है। कौन सी विशेषता? राज्य एक महान संस्थान है। देखिए जो हीगल था वो आदर्शवादी था, और आदर्शवाद जो होते हैं वो राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था मानते हैं। तो राज्य एक सर्वश्रेष्ठ संस्था है, ये आदर्शवादियों का विचार है। तो हीगल एक आदर्शवादी है, वो भी इसको हीगल को जर्मन आदर्शवादी बोला जाता है। तो ये राज्य एक महान संस्था है, तभी हम बताएं राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था मानते हैं, तो ये महान संस्था है। तो ये इसका कथन जो है ये सही हो जाएगा। यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति है। इन्होंने इसका एक कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण का मतलब ये हुआ कि ये इस राज्य को पृथ्वी पे जो राज्य बना है ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर का अवतरण माना जाता है। तो ये लिखा जो दूसरा प्रश्न है, जो यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति है, ये भी उसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में साध्य है। देखिए साध्य जो बड़ा होता, साध्य जो होता है और एक साधन होता, तो इन्होंने यानी कि हीगल ने आदर्शवादी होने के नाते राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानेगा तो राज्य साध्य हो जाएगा और व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाएगा। तो ये तीसरा जो है ये भी सही है। ये किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का सृजन करता है। देखिए ये नैतिक कानून का द्वारा नियंत्रित नहीं होता, कौन? राज्य किसी भी ऐसे नैतिक कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि स्वयं में नैतिकता का सृजन करता है। जो नैतिक कानून से नियंत्रित नहीं होता इसलिए कि वो राज्य जो है स्वयं नैतिकता का सृजन करता है, स्वयं नैतिकता का निर्माण करता है। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कथन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसो की समान इच्छा यानी कि जनरल विल। देखिए समान इच्छा अर्थात जनरल विल का क्या अर्थ है? इसके देखिए यहाँ पे लिखा वास्तविक इच्छा, बहुसंख्यक इच्छा, यथार्थ इच्छा, इच्छाओं का सर्वयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये वास्तविक इच्छा, बहुसंख्यक इच्छा, यथार्थ इच्छा। देखिए जो वास्तविक इच्छा होती है ना, इसमें सारी इच्छाएं होती हैं, अच्छा बुरा भला सब वास्तविक इच्छा होती है। और बहुसंख्यक इच्छा ये नहीं होता, इच्छाओं का सर्वयोग। तो इच्छाओं का तो सर्वयोग है, लेकिन सभी इच्छाओं का योग नहीं माना जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वास्तविक इच्छाओं में अच्छाई और बुराई यानी कि नैतिक अनैतिक खराब वगैरह सब इच्छाएं आ जाती हैं। इन्होंने जो यथार्थ इच्छा को एक आदर्श इच्छा माना है। तो जो आदर्श इच्छाओं का योग है उसी को जनरल विल अर्थात समान इच्छा बताया है रूसो ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ इच्छा। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स के विल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है? देखिए पूछा है क्या नहीं है, तो इसमें दिया है कि दल उनके अच्छे की अवधारणा करते हैं। दल जो है उनके अच्छे की अवधारणा करते हैं। कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य
नहीं जानता, तो देखिए ये जॉन रॉल्स के विल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा करते हुए कि दल अब उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, ये जो होगा ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब ये है। अगला प्रश्न है, देखिए यह प्लेटो से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के संबंध में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषता है? ये बराबर देख लें। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के संबंध में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषता है? तो देखिए ये सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। तो ये जो कथन है प्लेटो के शिक्षा से संबंध में सही है। बचपन से लेकर के 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। देखिए जो बचपन से लेकर के 6 वर्ष और 6 वर्ष से लेकर के जो 20 वर्ष था, ये दोनों को दोनों प्रारंभिक शिक्षा में माना जाता है। तो ऐसे समझें, प्रारंभिक शिक्षा में 6 से लेकर के देखिए 1 से लेकर के 6 तक और 6 से लेकर के 20 तक ये प्रारंभिक शिक्षा माना जाता था। और जो 20 के लेकर के 35 तक था, ये उच्च शिक्षा माना जाता है। ठीक है, तो ये दिखा, तो ये 1 से लेकर के 6 जो है ये भी, और 20 तक ये भी, इसको क्या प्रारंभिक शिक्षा में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो ये जो हमारा जो कथन है ये भी सही है, तो हमारा ये भी सही है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र होती है, ये सही है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है, देखिए ये भी सही है। देखिए हम बता दें, 1 से लेकर के 6 तक, फिर 6 से लेकर के 20 तक प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। फिर 20वें में ही एक परीक्षा होती थी। इसमें जो 20वें वर्ष में जो एग्ज़ाम होता था, एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जो क्वालिफाई करता था वो उच्च शिक्षा में भाग लेता था। ठीक है, तो वो जो 21 से लेकर के, यानी कि 20 के पास 21 से लेकर के जो 30 वर्ष की उम्र में जो दिया जाता था, इस बीच में शिक्षा ग्रहण किया जाता था। फिर 30वें वर्ष में एक और परीक्षा होती थी, उसमें जो क्वालिफाई करता था वो 30 से लेकर के 35 वर्ष की आयु तक जो दार्शनिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, इसमें भाग लेता है। ठीक है, तो ये सही है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती थी। पहली कब चयन परीक्षा होती थी? 20 वर्ष में। दूसरी चयन परीक्षा कब होती थी? 30 वर्ष में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चारों कथन सही है। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 और 4 ये सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए यहाँ पे कह रहा कौन से कथन सही है। ये किसके लिए? ग्रामसी के संबंध में। तो पहला कथन है, सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। ये हमारा जो प्रश्न है ये सही है। सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है, तो ये सही है। और उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगल से लिया है, तो हीगल से लिया है, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती थी? देखिए यहाँ पे फिर देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नहीं करती है।
तो हम कथन देखते हैं, किसी विशेष स्थान का निवासी होना चाहिए। देखिए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, ये इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। वाद चलाने और परिवादी बनाने का अधिकार है। देखिए ये भी इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, ये भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। किसी नागरिक के वंशज हो, ये भी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, थॉमस हाब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया? कौन किया है? हाब्स ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, धर्म विज्ञान। देखिए धर्म इसका कुछ नहीं करता है, तत्व मीमांसा कुछ नहीं है, सामाजिक विज्ञान कुछ नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत से, क्योंकि प्रकृति की चर्चा करता है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में चर्चा करता है। प्राकृतिक अवस्था में मानव की अवस्था क्या थी, उनकी स्थिति क्या थी, इसके बारे में चर्चा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। देखिए यहाँ पे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो ये जितने 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4, ये सब के सब मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं हैं। तो इसमें से हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा सही है। तो पहला है, इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है, तो सही है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है, ये भी सही है। उत्पादन का इस तरीके से मानवीय कार्यकलाप के बारे में चर्चा करता है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है, ये भी सही है। धर्म जनता का अफीम है। देखिए मार्क्स ने इस तरीके को धर्म को अफीम की संज्ञा दी है, बोला कि धर्म एक अफीम है, तो वही चीज़ धर्म जनता का अफीम है, तो ये भी सही है। तो इसके हिसाब से हमारा चारों कथन सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। इसका देखिए चारों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए कथन तर्क, अभिकथन और तर्क से नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। देखिए कार्लाइल ने बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है, सही बात है। सुकर सिद्धांत मतलब सुअर का सिद्धांत, इस तरीके से कार्लाइल ने बेंथम के उपयुक्तवादी सिद्धांत को बोला था। पिग सिद्धांत इसको बोला जाता था। देखिए तो इसका तर्क ये है कि उसके अनुसार प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस, आनंद यानी कि प्लेजर से बढ़कर है। प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है। देखिए ये अगर देखा जाए तो ए भी सही है और आर भी सही है, और ए जो है आर का, ये जो है इसका सही तर्क देता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं दोनों सही भी है और दोनों तर्क भी ठीक ठाक देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए जो है आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयुक्तवादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया है? ये बराबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गैर उपयुक्तवादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया है? कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। तो देखते हैं इसका जो है प्रिस्टले है, जे.एस. मिल है, प्रिस्टले, जे.एस. मिल, बेंथम, हचेसन। तो जो आनंद जो है अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। तो देखिए गुणात्मक मात्रात्मक की चर्चा, ये सारे का सारा चर्चा इस तरीके से सुख दुख का ये बेंथम करता है।
लेकिन ये गुणात्मक वाले जो होते हैं इस तरीके का चर्चा, आनंद या सुख भोगना या फिर उपयुक्तवादी सिद्धांत या गैर उपयुक्तवादी सिद्धांत का कथन, जो आनंद का जो गुणात्मक वाले जो चर्चा करता है वो जे.एस. मिल करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जी.एच. सेवाइन दिया है, डनिंग दिया है, ई. बार्कर है और एविस्टीन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डनिंग। इसका राइट आंसर डनिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है। देखिए काल के क्रम में, यहाँ से कथन देखिए, काल के क्रम में जो राज्य है परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। तो सेफालस ये इस तरीके से कुछ नहीं करते हैं, थ्रेसिमेकस भी नहीं इस तरीके से कुछ करता है, और अरस्तु, देखिए अरस्तु का ही ये कथन है कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति से पहले आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उसके बाद आता है। ये अरस्तु का कथन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लाख के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा, यानी कि सामाजिक संविदा का मतलब होता है सामाजिक समझौता की दृष्टि से सही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है सही नहीं है, इसको विशेष ध्यान पे देखा जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये हम लोग ऑप्शन देखें पहले, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। और अगला है संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है, और अगला है संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछेक अधिकार छोड़ देता है जो वे प्रकृति की स्थिति में रहते हैं। देखिए भैया, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम लगाती है। संविदा जो है प्रकृति के नियम पर विराम लगाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, कि संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या अगर व्यक्तियों ने समझौता किया है तो हमेशा के लिए समझौता हो जाएगा कि हर पीढ़ी बार बार बारी बारी से समझौता करेगा। तो अगला प्रश्न है रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। व्यक्ति का प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के लिए निमित्त हो। व्यक्ति का आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों को पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त हो। अगला गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। अगला गौरव से सभी बुराई उत्पन्न होती है, और गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है, ये कह रहा है कि कौन नहीं है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये रूसो के अनुसार नहीं है। अगला प्रश्न है, ये कथन से संबंधित है। नीचे दिए गए एक कथन है जो एक अभिकथन है, और दूसरा जो है उसका कारण है। ठीक है, ये कथन है, ये उसका कारण है। तो देखते हैं जो अभिकथन है वो क्या कह रहा है कि जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है।
देखिए ये जीएस मिल के अनुसार ये कथन जो है सही है, और इसका कारण क्या है, इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि यह इसका एक गुणवत्तापरक आधार है। यह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। देखिए इसका कारण भी ये सही है, कथन भी सही है, उसका कारण भी सही है। तो देखते हैं इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा। तो इसके उत्तर में दोनों का ए भी सही था और आर भी सही था और सही व्याख्या भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यक नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रॉबर्ट नॉजिक है, फ्रेडरिक हैक है, इसका जॉन रॉल्स राइट आंसर हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स ये सब चीज़ नहीं होंगे, ये जॉन रॉल्स होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत, यानी कि अधिशेष मूल्य सिद्धांत का मतलब वो होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत का मतलब होता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है, ठीक है। तो ये कौन, यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी है, तो ये सही है। देखिए ये सही हो जाएगा। श्रम शक्ति श्रम की मस्तिष्क मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। देखिए ये भी सही है। और प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसके निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती होती है, ये बिल्कुल नहीं है। उत्पादन के जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो देखिए 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी कथन है। इसमें देखिए कथन दिए गए हैं, एक जो अभिकथन है, ठीक, और दूसरा जो है वो तर्क है। और क्या ये तर्क ए का सही तर्क देता है या नहीं है, ये हमको देखना है। तो इसके लिए हमको अभिकथन पढ़ना पड़ेगा कि इस तथ्य के बावजूद कि राल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय के प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तो देखिए ये सही है। वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्त संगत औचित्य की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। देखिए इसका ये तर्क भी सही प्रस्तुत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलते हैं इस सेट का सबसे आखिरी प्रश्न 100 नंबर पे है। निम्नलिखित में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था। तो ये देखिए दिया है सर्वहारा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, सर्वहारा वर्ग तथा कृषकों का समुच्चय और कृषक वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कृषक वर्ग है। कृषक वर्ग को इन्होंने क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था, तो ये कृषक वर्ग को बहुत बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो आज का जो 25 प्रश्नों का जो हम लोगों ने सेट लेकर के आया था, इसको 25 प्रश्नों को हमने इसका उत्तर सहित हल देखा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 प्रश्नों का सेट लेकर के। तो तब तक के लिए नमस्कार।